हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142। कैसे हैं सब लोग? मस्त, तंदुरुस्त और अच्छे होंगे क्या? चलिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा हाँ, एक प्यारी सी मोटिवेशनल है। विनर्स आर नॉट दोज हु नेवर फेल बट दोज हु नेवर क्वाइट। देखिएगा क्या कहते हैं, सुनिएगा। विनर्स आर नॉट दोज, वे विजेता नहीं है, वे विजेता नहीं है। हु नेवर, जिन्होंने कभी फेल, असफल ना हुआ हो। बट दोज हु नेवर क्वाइट, विजेता हुआ है जो हमेशा कोशिश करते रहा। जो असफल हो गया वो विजेता नहीं है, विजेता हुआ है जो लगातार कोशिश करते रहा। यानी आप जीतेंगे तब, सब लगातार कोशिश करते रहेंगे तब। कोई दिक्कत? चलिए, तो बहुत अच्छी बातें हैं। तो हम पढ़ेंगे आज क्लास 10th, अध्याय नंबर है 1, जिनका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। हम लोग पिछले दिन पढ़े थे कि यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ, इसके बारे में विस्तार से हमने चर्चा किया था। और इस सब का श्रेय जाता है किसको? तो एक महानुभाव हैं जिनका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट, और फ्रांस के एक व्यक्ति दार्शनिक थे जिनका नाम था एंसर्ट रेनन। इन्हीं को यह श्रेय जाता है, क्योंकि सबसे पहले एंसर्ट रेनन ने एक ऐसी तस्वीर बनाई जो तस्वीर पूरे यूरोप में तहलका मचा दिया, क्योंकि वह स्वतंत्रता का प्रतीक था। और उसी तस्वीर को लेकर पूरे यूरोप में समझिए तो क्रांति ला दी। चलिए, जो भी था, हमने क्रांति के बारे में विस्तार से चर्चा करके समझाया था। यानी पूरा हम लोग अंड भंड संड कर दिए उसका। चलिए, जो भी था, हाँ, ऑपरेशन तो हुआ ही था। आज चलेंगे दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन, क्या? तो इसका भी पूरा ऑपरेशन कर देते हैं, बात खत्म। दीर्घोत्तरीय है, सुनिएगा। 1848 ईस्वी की क्रांति का प्रभाव की समीक्षा कीजिए। देखिए बाजी, क्रांति होती है ना, तो क्रांति होने के बाद उस देश में तो हुआ ही, वहां के बाद जो पुरानी व्यवस्था होती है उसमें सुधार तो होता ही है। क्या? वहां तो सुधार होता ही है, वहां नई व्यवस्था का भी जन्म होता है। चलो कोई बात नहीं, वो तो ठीक है, क्रांति हुआ है तो कुछ तो बदलाव होबे करेगा। लेकिन बदलाव ये होता है कि इसका प्रभाव दुनिया के देशों में भी पड़ता है। अब कहेगा नहीं समझे सर। अच्छा देखो, आज से करोड़ों करोड़ों वर्ष पहले सब जगह राजतंत्र हुआ करता था। राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा, सब जगह यही चलती रहती थी। अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम हुआ, लिखित संविधान का देश लोकतंत्र बना। उसके बाद दुनिया में लहर छा गई, सब जगह क्या हो गया? लोकतंत्र। तो लोकतंत्र हमारे देश में भी चाहिए, लोकतंत्र नहीं चाहिए। इस लहर अमेरिका में हुआ था पहले, लेकिन उसका प्रभाव कहां पड़ा? पहले पड़ा फ्रांस में। फ्रांस में वहां पर 1789, 1830, 1848 में क्रांति हुई, वहां नई व्यवस्था का जन्म हुआ। चलो ठीक है। उसके बाद हुआ 1917 में रूस में, जो हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, अगले चैप्टर में। ऐसे करते करते धीरे धीरे पूरे विश्व में लोकतंत्र की स्थापना हो गई। यानी कहने का मतलब है कि कोई भी क्रांति चाहे कहीं भी होती है, तो उस देश में जो पुरातन व्यवस्था है उसका अंत तो हुआ ही, नई व्यवस्था का जन्म तो हुआ ही। इसका प्रभाव उस देश पर ही नहीं रहता है, उसका प्रभाव दूसरे देशों पर भी पड़ता है। चलिए, तो सब लोग मुखातिब हो जाएंगे अब। तो हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे थे कि 1848 की क्रांति का प्रभाव। तो लिखेंगे 1848 की क्रांति से पहले, 1848 की क्रांति से पहले जो वहां पर राजा थे, कौन? लुई फिलिप। वो अच्छे राजा नहीं थे। पहले पहले तो वो उदारवादी विचार के थे, बाद में निरंकुशता के समर्थक हो गए। तो उन्होंने किसको राजा बना दिया? गीजो को। प्रधानमंत्री किसको बनाया? गीजो जो है एकदम प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था, वो तुरंत जो है उल्टा सुल्टा कानून बनाना शुरू कर दिया। तो इससे जनता में क्या बनी? आक्रोश।
अब वहां पर 1848 की बात बता रहे हैं, एक नेता थे जो समर्थक थे उदारवाद के, उन्होंने फ्रांस में एक बहुत बड़ा भोज का आयोजन किया। अब भोज का जब आयोजन हुआ तब फ्रांस में लोग जुटने लगे, वहां पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। तब राजा को लगा कि अब ये जनता इतना जुटेगी तो होना हो कुछ गड़बड़ सड़बड़ हो जाए, कहा कि भोज सफल ना हो, इसलिए भोज के आयोजन पर रोक लगवा दिया। जनता वहां पर जुलूस निकाला, गलियों में हड़तालें हुई, नारेबाजी हुई राजा के खिलाफ। जब आंदोलन काफी तीव्र हो गया तब राजा को लगा कि कुछ गड़बड़ है, अब हमें क्या करना चाहिए, यहां पर इस कानून को सुधार करना। तो उसने घोषणा किया कि हम संवैधानिक सुधार करेंगे, घोषणा किया कि संवैधानिक सुधार, गीजो का जो प्रधानमंत्री है उसको भी हम हटाएंगे, है ना। चलिए, लेकिन जनता मानने वाली बात नहीं रखी, वो नारेबाजी करते रहा। परिणाम हुआ कि सेना और जनता के बीच में युद्ध हो गई, लड़ाई, सेना कुछ जनता को गोली मार दिया। अब वो क्या किया, जो मतलब जुलूस वाले लोग थे, यानी कि जो विरोधी दल के लोग थे, वो सब उस लाश को लेकर के, सेना की मतलब जनता की जो लाश थी उसको लेकर के पेरिस की गलियों में इसका नारेबाजी, राजा के भवन के सामने नारेबाजी शुरू कर दिया। अब राजा को लगा कि हो ना हो लुई 16वां की तरह हमरो कहीं फांसी चढ़ा दे, बेचारे क्या कर दिए, वहां से इंग्लैंड भाग गए। शासन व्यवस्था का अंत हुआ नहीं, और एक नई शासन व्यवस्था की वहां शुरुआत हुई। इसका प्रभाव जो 1848 में फ्रांस की क्रांति का प्रभाव जो है, केवल फ्रांस में ही नहीं रहा, इसको देख करके अन्य देश में भी, जैसे इटली है, जैसे जर्मनी है, इस सब में भी प्रभाव पड़ा। उस सब के जनता को ये लगा कि जब फ्रांस में सुधार हो सकता है तो हमारे देश के शासन व्यवस्था में क्यों नहीं सुधार होगी। हम भी कोशिश करेंगे तो हमारे देश में भी जो पुरानी शासन व्यवस्था है उसका अंत होगा और हम लोग नई शासन व्यवस्था में आ जाएंगे। तो उसके बाद इटली में किसने अधिक शुरू किया, तो मेजनी, मेजनी के बाद काउंट काबुर, नहीं, फिर उसी तरह से जर्मनी में गैरीवाल्डी, सॉरी, बिस्मार्क ने क्या किया, शासन व्यवस्था में सुधार लाया। क्लियर, समझ में आई बातें। चलिए फिर से एक बार और समझ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन का आंसर क्या लिखिएगा, समझते हैं। लिखेंगे 1848 की जो फ्रांसीसी क्रांति थी, इसका प्रभाव केवल फ्रांस में ही नहीं पड़ा, दुनिया के अन्य देशों में भी पड़ा। लिखेंगे फ्रांस के जो राजा थे प्रारंभ में उदारवादी विचार के थे, लेकिन बाद में निरंकुशता के समर्थक हो गए और गीजों को अपना प्रधानमंत्री बनाया, गीजो को अपना प्रधानमंत्री। चलिए सुनिएगा, उसने क्या किया, गीजो को प्रधानमंत्री बनाया। गीजो प्रतिक्रियावादी का सबसे खराब आदमी, बहुत मतलब सोच समझिए ना, अच्छा राजा नहीं रहा। वो झटाझट गलती सलती निर्णय लिया, परिणाम हुआ कि जनता में आक्रोश बढ़ी और उदारवादी दल के जो लोग थे उनका भोज का आयोजन हुआ फ्रांस की राजधानी पेरिस में। जैसे वहां लोग पहुंचने लगे, राजा की तरफ से भोज के आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया। जनता वहां पहुंच चुकी थी जब तक, अब प्रतिबंध लगाया गया, जनता इसका विरोध किया, वहां पर जुलूसें निकली, नारेबाजी हुआ, हड़तालें हुई। इस बीच राजा ने देखा कि हड़ताल बढ़ती जा रही है, जुलूस बढ़ता जा रहा है, तो उन्होंने जल्दीबाजी में क्या किया, संवैधानिक सुधार की बात भी कही और गीजो को प्रधानमंत्री से हटा भी दिया। लेकिन जब तक ये देर हो चुकी थी, इस बीच में जनता और सेना के बीच में झड़प हो जाती है। कुछ सेना जो है जनता को गोली मार देता है, जिसके कारण उस लाश को लेकर के अब जनता जो है राजा के भवन के सामने जुलूस निकालता है और इस भीड़ को देख करके राजा डर जाते हैं और वो वहां से पलायन करते हैं। चलिए, तो वहां पर एक नई शासन व्यवस्था की शुरुआत हो जाती है कि राजा पुरातन व्यवस्था खत्म हुआ, नई व्यवस्था शुरुआत हुई। इसका प्रभाव यूरोप के अन्य देश जैसे इटली और जर्मनी पर पड़ा। वहां की जनता सोचने लगी कि जैसे फ्रांस में शासन सुधार हो सकता है वैसे हमारे देश में भी हो सकते हैं। ठीक है, परिणामतः इटली और जर्मनी का भी एकीकरण शुरू हुआ। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब आगे हैं, राष्ट्रवाद के उदय का यूरोप और विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा। देखिए बाजी, राष्ट्रवाद का उदय यूरोप में हुआ था, कोई दिक्कत, इसका प्रभाव तो यूरोप पर हुआ
कि जहां जहां पुरातन शासन व्यवस्था थी उस जगह पर नई शासन व्यवस्था, यानी जहां राजतंत्र था वहां पर गणतंत्र की स्थापना हुई, लोकतंत्र की स्थापना हुई। क्लियर? देखिए, राष्ट्रवाद के उदय का यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा कि जिस देश में कौन व्यवस्था थी, पुरातन व्यवस्था, राजतंत्र हुआ करता था, अब वहां पर गणतंत्र और लोकतंत्र की स्थापना हुई। राजा जो जनता को कुछ समझता ही नहीं था, इस क्रांति के बाद ऐसा लगा कि अगर हम जनता के हित में काम नहीं करेंगे तो हमारी शासन व्यवस्था ज्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं है। क्योंकि आप अगर गौर करके देखेंगे ना, विश्व का इतिहास पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 300 वर्षों से फ्रांस में एक शासन व्यवस्था चल रही थी, उसका नाम था बुर्बो वंश। और जब जैसी सुधार की स्थिति आई तो 1789, 1830, 1848 लगातार क्रांति हुई। और ये 3 क्रांति के बाद वहां पर गणतंत्र की स्थापना हो गई। नहीं हुआ? जो 300 वर्षों से एक बार जनरल स्टेटस की बैठक हुई ही नहीं थी, राजा और जनता का कोई संपर्क ही नहीं था, वो इन मात्र कुछ सालों में लगातार क्रांति के बाद एक नई शासन व्यवस्था का शुरुआत हुआ। इसी तरह से यूरोप की बात तो छोड़िए, दूसरे देश में चलिए, मैंने यूरोप से अलग, फ्रांस से अलग, इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन हुआ, वहां पर शासन व्यवस्था में सुधार हुआ। इसी तरह से इटली में चलेंगे, लगातार 3 व्यक्ति मिलकर के उनका एकीकरण कर दिया, वहां जो पुरातन शासन व्यवस्था थी उसका अंत कर दिया। उसी तरह से जर्मनी की बात हुई, यूनान की बात हुई, लगातार कई देशों में सुधार हुआ। यूरोप की बात कर रहे थे हम लोग, ठीक है। अब हम लोग पीछे पढ़े थे, जब चैप्टर पढ़ रहे थे तो वर्ल्ड में कितने महादेश हैं? एक है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। इनमें महादेशों में अभी तो हम लोग यहां पर थे भाई मेरे, इस समय तो देश होगा ना क्या? और उस समय जानते हैं, क्योंकि हम लोग कहानी पढ़ रहे हैं, 1830 की कहानी पढ़ रहे हैं, 1848 की कहानी पढ़ रहे थे चैप्टर में। उस समय में इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ये सब जो देश है ना, वह वर्ल्ड के जितने देश हैं सब पर अपना अधिकार फैले था। ठीक है, सब जगह किसका अधिकार था? इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इटली, ये सब का देश। ठीक है, वो हम लोग अगले चैप्टर में क्लियर करेंगे, चौथे चैप्टर में। लेकिन समझते हैं, अब यहां पर जब शासन व्यवस्था का सुधार हुआ, निरंकुशता का अंत हुआ, तो ये चीज कि यहाँ के लोग भी देखा, यानी एशिया महादेश के, यही चीज अफ्रीका वाले भी देखा कि जब वहां के अपने राजा में प्रेम नहीं है, वहां जनता उससे खुश नहीं है, तो भाई हम तो दूसरे देश वाले हैं, हम पर तो शासन कर रहा है, हमें भी अपनी आजादी की लड़ाई को लड़ना चाहिए। अगर हम भी कोशिश करेंगे ना तो हम भी आजाद हो जाएंगे। और उसके बाद आजादी की लहर पूरे विश्व में तेज हो जाती है, क्योंकि अभी सब पर इसी का अधिकार था। अब सब देश में आजादी की लहर शुरू होती है, धीरे 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 सब देश स्वतंत्र होना शुरू होता है। अब किसी देशों पर किसी का कोई अधिकार नहीं है, अभी किसी देशों पर किसी का कोई अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि देखा देखी, जैसे वो देखा दे नहीं होता है कि फलनमा किया है तो हम करते हैं, कोशिश तो हो ही जाएगा, और होता भी है क्या? अब एगो देखिएगा, परिवार में, घर में कोई आदमी पढ़ता है, नौकरी कोई हो जाता है, तो उम्मीद रहता है कि एगो को हुआ है तो हमरो हो जाएगा, और उसी में एक आध गो और हो गया तो और हौसला बढ़ जाता है कि हमरो भी हो जाएगा क्या? जैसे हमारे घर में हुआ, अभी एगो लड़का अमित को हुआ, तो उसको देखा तो मुस्कान कर ली। अब 2-3 गो बच्चा और है, वो सब लगा हुआ है मेहनत करके, क्या जी, मेहनत करने में लगा हुआ है कि हमरा भी कहीं हो जाए। ये क्या है? उम्मीद है। होता भी है, कोशिश करिएगा तबे ना होगा, हम में करवे ना करेंगे तो कैसे होगा क्या? वही बात है। तो वो कोशिश किया है, कोशिश करते करते होता है, 1 बार 2 बार 3 बार हो ही जाता है। चलिए आई किताब की ओर। अब थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन फिर चलते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन, यानी समझते हैं इसको लास्ट पीरियड में। राष्ट्रवाद का उदय का, राष्ट्रवाद के उदय का यूरोप, पहले यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा सो देख लीजिए। तो लिखेंगे राष्ट्रवाद का यूरोप पर बड़ा ही असर पड़ा। जैसे जैसे राष्ट्रवाद का उदय हुआ, यूरोप में जो पुरानी शासन व्यवस्था थी, जहां पर राजतंत्र हुआ करते थे, निरंकुशता के समर्थक राजा थे,
वहां पर क्रांति हुई और लगभग यूरोप के जितने देश थे सब जगह स्वतंत्रता की लहर चली और वहां पर गणतंत्र लोकतंत्र की स्थापना हुई। जैसे फ्रांस में 300 वर्षों से जो बुर्बो वंश का शासन चल रहा था, एक बार भी जनरल स्टेटस की बैठक नहीं बुलाई गई, आम जनता से कोई बातचीत नहीं हुआ। वह राष्ट्रवाद के आने से वह 300 वर्ष पुरानी शासन व्यवस्था को उखाड़ फेंक कर एक नई आर्लियंस वंश की शासन व्यवस्था स्थापित की गई, लोकतंत्र की स्थापना हुई। क्लियर? ठीक उसी तरह से जर्मनी में, इटली में, यूनान में जो पुरातन व्यवस्थाएं थी उस सबको खत्म करके लोकतंत्र की स्थापना हुई। कोई दिक्कत? ये कहां प्रभाव पड़ा? यूरोप में। अब चलते हैं विश्व में। लिखेंगे उस समय विश्व के अधिकांश देशों पर, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, जर्मनी, इन सारे देशों का अधिकार था। जब यूरोप के इन देशों में ही क्रांति हुई थी, गौर करके देखिए, इन्हीं देशों में क्या हुई? क्रांति हुई। जब क्रांति हुई इसका प्रभाव विश्व के अन्य देशों पर पड़ा। अन्य देश वाले सोचने लगे कि जब वहां के शासन व्यवस्था में राजा में प्रेम भाव नहीं है, अगर हम कोशिश करेंगे तो हमारे देश में भी हमारी शासन व्यवस्था क्या हो सकती है? बदल सकती है। इसलिए विश्व के जितने देश थे उनमें स्वतंत्रता आंदोलन की क्या हो गई? मतलब प्रक्रिया जो है तेज हो गई। सब लोग वहां के देश से लड़ना शुरू कर दिए। जैसे हमारे भारत में इंग्लैंड का शासन था, वहां चार्टिस्ट आंदोलन हुआ तो हम लोग देखे अरे वहां के राजा से तो वहां के लोग खुश नहीं है, तो हम कैसे खुश रहेंगे? हम लोग आंदोलन कर दिए कौस के ना, बस जल्दी से ना वो भाग गया। समझ रहे हैं ना? इसी लिखना है। चलिए आगे चलते हैं। अभी अपना देख लेंगे, अगर पीडीएफ लेंगे तो कहिएगा तो हम डाल देंगे, पीडीएफ ले सकते हैं। पीडीएफ से नोट कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण घटना का वर्णन। ए बुआ सुनिए ना, हम लोग यूनानी स्वतंत्रता संग्राम की बात कर रहे थे, नहीं पढ़ रहे थे? ओ सॉरी, 3 नंबर ना है जी। देखिए तो क्वेश्चन मिलाइए तो, मिस पॉइंट से लिखा गया होगा। देखिए हाँ 3 ही है। आइए किताब की ओर। यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण घटना। अच्छा गौर करिएगा, हम लोग पढ़े थे यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के बारे में, क्या हुआ था कोई बता सकते हैं क्या? हाँ सर, यूनान प्राचीन काल में एक सभ्य देश था। यह दार्शनिक, वैज्ञानिक, साहित्य इत्यादि के क्षेत्र में दुनिया को जाना जाता था। दुनिया के देश उसे क्या कहते थे? सभ्यता के पालना के नाम से जानते थे। ठीक है? लेकिन कालांतर में उसकी स्थिति धीरे धीरे क्या होने लगी? बिगड़ने लगी। और उस पर ऑटोमन साम्राज्य, ऑटोमन साम्राज्य यानी कहने का तुर्की, जो इस्लामिक प्रदेश था, उसका आधिपत्य हो गया। मामला बिगड़ती है तब जब ऑटोमन साम्राज्य जो इस्लामिक प्रदेश था और यूनान जो ईसाई थे, अब दोनों के बीच में बात बन नहीं रही थी। हमारे देश में भी यही कहानी थी। हमारे देश में भी, क्योंकि वो लोग ईसाई थे, हम लोग थे हिंदू और इस्लाम। ठीक है? तब कुछ लोग अपने देश में अंग्रेज के शासन काल में, तो अंग्रेजवा हम लोगों को कहता था कि तू लोग ईसाई बन जाओ, सरकारी नौकरी दे दे। तो हम लोग समझते थे कि चलो भाई सरकारी नौकरी मिलेगा, ईसाई बनने में क्या हर्ज है, हम लोग भी आदमी बन जाते थे ईसाई। सुनिएगा ना, तो क्या हुआ कि हम लोग क्या होते थे, लोभी आदमी, कुछ लोग थे इसमें, वो समझते थे कि हिंदू से क्या, इस्लाम से क्या, हम ईसाई बन जाएंगे तो हमको तो नौकरी हो ही जाएगी। होता भी था, बस स्वीकार कर लीजिए, लीजिए नौकरी एकदम पक्का से, तो बहुत आदमी बन जाता था ईसाई। अभी अपने देश में जो ईसाई है लगभग सब वही बदलुअल वाला है, ओरिजिनल वाला सब तो चल गया अपने। ये सब जो अपने यहाँ ईसाई है ना, ये सब जो है हिंदू था। अरे देखिएगा ना, इतिहास में पढ़िएगा ना, बहुत सारा हिंदू को इस्लाम बना दिया गया जबरदस्ती पकड़ पकड़ के। ठीक है ना? हाँ, हैदराबाद में ऐसे ही पकड़ के कितना 2000 आदमी को, 3000 आदमी को, सब हिंदू को पकड़ के जबरदस्ती इस्लाम घोषित करवा दिया। बोलो बस हो गया। ये सब तो होते रहता है इतिहास में। चलिए आई किताब की ओर। तो यूरोप में सुनिएगा, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में तो ये सब तो ठीक था कि ऑटोमन साम्राज्य का अधिकार हुआ। अब देखिए वहां पर क्रांति की लहर शुरू हुई, सुधार आंदोलन। तो सुधार आंदोलन जब शुरू हुआ तो आम जनता जो है ना, उसमें कोई नेता थे नहीं, आम जनता जो थे
वो आंदोलन की शुरुआत किए। प्रारंभ में जब आंदोलन हुई तो तुर्की का उस समय समर्थक था कौन? मेटरनिक। तुर्की का समर्थक कौन था? क्योंकि मेटरनिक निरंकुशवाद के समर्थक थे और तुर्की भी उस समय क्या था? मतलब निरंकुशवाद के समर्थक थे। तो इसीलिए दोनों का मेलजोल चल रहा था, मेलजोल। अब क्या होता है कहानी, तो उस समय तुर्की को समर्थक दिया मेटरनिक, तो जनता को आसानी से दबा दिया गया, आंदोलन खत्म हो गई। ठीक है। और जब यूनान में आंदोलन खत्म हुई, आक्रोश तो था ही, पूरा मतलब आंदोलन खत्म नहीं हुआ था, केवल दब चुका था। समझ रहे ना? अब इसी बीच जो मेटरनिक के विरोधी देश थे या मेटरनिक के विरोध में जो काम कर रहे थे, जैसे में फ्रांस, इटली का मेजनी, जर्मनी का बिस्मार्क, ये किसका साथ देना शुरू किया? यूनान के देशों का साथ देना शुरू किया। जब विदेश का समर्थन इसको मिल गया तो जनता में आंदोलन क्या हो गया? और बढ़ गया, क्योंकि समर्थन मिला है तो बढ़ेगा। और वो लोग तुरंत जो है तुर्की पर क्या कर दिए? आक्रमण। ऐसे भी तुर्की जो है यूरोप का मरीज कहा जाता है, याद रखिएगा, पूछेगा तुर्की मतलब यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? तो तुर्की को। तो आक्रमण कर दिया और उसको हरा दिया, यूनान क्या हो गए? स्वतंत्र। यही तो महत्वपूर्ण घटना थी उसकी। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं। लिखेंगे यूनान प्राचीन काल में, प्राचीन समय में दार्शनिक, वैज्ञानिक, साहित्य के क्षेत्र में प्रमुख थे, प्रसिद्ध थे, और इन्हें सभ्यता का पालना भी कहा जाता था। लेकिन धीरे धीरे स्थिति बदलती है और यूनान पर ऑटोमन साम्राज्य यानी तुर्की का अधिकार हो जाता है। प्रारंभ में लोगों को तो कोई कठिनाई नहीं होती है, लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास होता है कि तुर्की हम पर अधिकार किए हुए है। बात मामला तब बिगड़ती है जब ऑटोमन साम्राज्य इस्लाम और यूनान के ईसाई के लोगों के बीच में धर्म यानी संप्रदाय का लड़ाई होना शुरू हो जाता है। क्रांति शुरू होती है। क्रांति शुरू होने पर आम जनता को आसानी से दबा दिया जाता है, क्योंकि तुर्की जो है उसका समर्थन कर रहा था मेटरनिक, और मेटरनिक के सामने आम जनता का चल नहीं पाता है, क्योंकि बहुत प्रतिक्रियावादी ताकतवर लोग थे वो। अब परिणाम होता है जनता में आक्रोश तो कम नहीं होता है, दब जाता है, लेकिन कम नहीं होता है। इसी बीच विदेश के देशों का समर्थन मिलना शुरू हो जाता है यूनान को, जिसमें मेटरनिक के खिलाफ के देश फ्रांस, इटली, जर्मनी, ये सब उस पर क्या करते हैं? सहायता करते हैं। यूनान में क्रांति फिर से तेज होती है और उसको हरा दिया जाता है। किसी को दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। शांति शांति। अब देखिए बुआ जी, देखिए विद्युत आएगा। इटली के एकीकरण के विभिन्न चरण। अब इटली के एकीकरण के बारे में आप पढ़े हैं, कितने चरणों में हुई थी भाई मेरे? 3 चरण में हुई थी। इटली के एकीकरण की जो कहानी है ना, वो कितने चरणों में संपन्न हुई थी? 3। तब कौन कौन हुई थी? तब पहला था मेजनी का, तब था काउंट काबुर, और तब था गैरीबाल्डी। अब थोड़ा थोड़ा सबके बारे में लिख दीजिए, कहानी खत्म। क्या? तो लिखेंगे इटली के एकीकरण में सबसे पहला काम मेजनी ने किया था, इसीलिए उसे इटली का मसीहा या पैगंबर कहते हैं। ठीक है। अब लिखेंगे उन्होंने सबसे पहले कार्बोनरी नामक एक संस्था बनाई और युवाओं को संगठित करना शुरू किया। लेकिन बाद में 1821 ईस्वी में एक क्रांति हुई थी। उस क्रांति में आम जनता को बेरहमी से दबा दिया गया था। परिणाम, मेजनी अपनी आंखों से जब ये सब देखा तो उनके मन में आक्रोश की भावना ज्यादा फैली और उसने उसी दिन से काला वस्त्र पहनना शुरू कर दिया। ये 1821 की घटना थी। अब चलते हैं 1830 में पुनः क्रांति हुई। उस क्रांति में मेजनी भी भाग लिए थे और इन्हें पकड़कर फांसी मतलब जेल में डाल दिया गया था। और ये क्या किए? जेल से ही फरार हो गए, विदेश चले गए। मामला कुछ दिन में शांत होता है, विदेश से वापस आते हैं और 1831, 1834, 1835 में लगातार 3 संस्था बनाते हैं, यंग इटली, यंग यूरोप और फ्रेंड्स ऑफ इटली। एकीकरण का प्रयास करते हैं, लेकिन मेटरनिक के प्रतिक्रियावादी नीति के कारण ये टिक नहीं पाते हैं, माने
इनके खिलाफ मेटरनिक काम करना शुरू करता है, तो यहाँ से पलायन कर जाते हैं। 1848 में जब मेटरनिक व्यवस्था का अंत होता है तो ये वापस आते हैं, फिर से क्रांति फिर से शुरू करते हैं, सुधार, लेकिन एकीकरण पूरा नहीं होता है, वापस चले जाते हैं। ठीक है, अब दूसरा चरण शुरू होती है काउंट काबुर का। लिखेंगे काउंट काबुर इटली के एकीकरण के लिए सबसे पहले आए। तो उनका मानना था कि एकीकरण तब होगी जब ऑस्ट्रिया का अंत होगा, तब यानी ऑस्ट्रिया को हराना होगा तभी होगी। और इसके लिए हमें क्या चाहिए, इटली को आर्थिक रूप से मजबूत चाहिए, आर्थिक रूप से मजबूत, और सेना चाहिए। इसलिए उसने सबसे पहले वहां के राजा विक्टर इमैनुअल का पहले मंत्री पद पर शामिल हुए, जिसमें कृषि मंत्री, उद्योग परिवहन मंत्री, साथ साथ नौसेना मंत्री भी बने। बाद में वहां के प्रधानमंत्री बन गए। सुधार उन्होंने किया, रेल का, उद्योग का, आर्थिक रूप से मजबूत हुआ, लेकिन उनकी सेना मजबूत नहीं हो सकी। परिणाम हुआ वो हार गए, माने जीत नहीं सके, लड़ाई जो हुई होगी उसमें वो हार गए, एकीकरण उन्होंने छोड़ दिया। अब तीसरा चरण गैरीबाल्डी। गैरीबाल्डी जब एकीकरण के लिए आए तो प्रारंभ में वो मेजनी के विचार से समर्थक थे और यंग इटली के हुए सदस्य भी थे। बाद में ये काउंट काबुर के विचार से प्रभावित हुए। अब दोनों के बातों का इन्होंने अध्ययन किया कि मेजनी क्यों असफल हुई, काउंट काबुर क्यों असफल हुए। तो उन्होंने सोचा, देखा कि मेजनी के पास सेना तो थी लेकिन आर्थिक स्थिति नहीं थी। काउंट काबुर के पास आर्थिक था, पैसा था, सेना नहीं थी। देखिए उन्होंने यंग इटली, यंग यूरोप नामक संस्था बनाई थी, सदस्य था उनके पास, लेकिन पैसा नहीं था। किसके पास? मेजनी को। काउंट काबुर के पास पैसा था, सेना नहीं था। इस बात को उनका दिमाग में आया कि दोनों चीज हमें चाहिए, सेना और पैसा। तो उन्होंने क्या किया, क्योंकि उस समय देश आर्थिक रूप से संपन्न हो चुकी थी, माने पैसा हो चुका था देश को, तो उन्होंने क्या किया, एक लाल कुर्ती नामक संस्था बनाई, युवाओं को जोड़ना शुरू किया और उसे सशक्त रूप से, यानी कहने का हथियार दे करके अभ्यास करवाया। और सबसे पहले इटली का जो पश्चिमी इलाका था, जिसका नाम था सिसिली, सिसिली पर उन्होंने क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया, जो उस समय ऑस्ट्रिया के अंदर में थी। ठीक है, और वहां पर ऑस्ट्रिया की हार होती है और इटली की क्या होती है, जीत होती है। और यहां से एकीकरण का प्रयास शुरू हो जाता। वो चाहते थे कि पोप पर भी आक्रमण कर दें, लेकिन काउंट काबुर के कहने पर उन्होंने पोप पर आक्रमण नहीं किया और बाद में अपनी पैतृक काम में चले गए। उम्मीद है समझ में आया होगा। तो इटली के एकीकरण के कितने चरण? 3। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5 ना जी। अच्छा देखिए ना, कोई बात नहीं, क्वेश्चन आप अपना मिलाइए। जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षिप्त। अच्छा, जर्मनी के एकीकरण के बारे में थोड़ा सा लिखना हमें, है कि नहीं? कहता है वहां पर लिखा हुआ है संक्षिप्त विवरण, मैंने थोड़ा सा तो लिखेंगे। जर्मनी उस समय 300 छोटे छोटे बड़े छोटे बड़े राज्यों में विभक्त था और सभी राज्य राजनीतिक सांप्रदायिक रूप से एक नहीं थे, सब आपस में झगड़ते रहते थे। इसका फायदा कौन उठा रहा था? ऑस्ट्रिया, क्योंकि ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था मेटरनिक, वहां पर जर्मन महासंघ जो बना हुआ था 39 राज्यों का, उसी पर उसने अधिकार कर रखा था। उस पर अधिकार था, तो वो नहीं चाहता था कि एकीकरण हो, क्योंकि एकीकरण जब ये होगा तो ये 39 राज्य को हमको क्या करना पड़ेगा, खोना पड़ेगा। अब मान लीजिए ये हमारा जर्मनी है, ये हिस्सा 39 राज्य का है, इस पर हमारा अधिकार है, तो हम चाहेंगे कि एकीकरण हो। इसका एकीकरण होगा तो ये हिस्सा तो हमारे हाथ से क्या हो जाएगा, इसीलिए तो एकीकरण होने नहीं देंगे हम। क्या? चलिए बहुत अच्छी बात है। तो लिखेंगे जर्मनी उस समय 300 छोटे बड़े राज्यों में विभक्त थे। वह राजनीतिक, सांस्कृतिक, सांप्रदायिक इन बातों को लेकर के आपस में सब झगड़ते रहते थे। और वहां के जो चांसलर, ऑस्ट्रिया के चांसलर थे मेटरनिक, वहां के जर्मन राइन महासंघ जो 39 राज्यों की संस्था थी, उस पर अपना अधिकार बनाए हुए थे। वो नहीं चाहता था कि इसका एकीकरण हो। परिणाम हुआ कि धीरे धीरे वहां पर शासन व्यवस्था में सुधार हुआ और वहां के राजा कौन बने? विलियम प्रथम। कौन बने?
विलियम प्रथम। विलियम प्रथम जब राजा बना तो वो उदारवादी विचार के लोग थे। उससे पहले जो राजा बने ना वो सब प्रतिक्रियावादी था। लेकिन विलियम प्रथम जो बने, चलिए, तो विलियम प्रथम जो थे वो क्या थे? उदारवादी विचार के लोग थे। वो चाहते थे कि जर्मनी का एकीकरण हो जाए। राजा तो थे ही, लेकिन वो चाहते थे कि इसका एकीकरण हो। इसलिए क्या किए, उनसे तो ये सुधार होता नहीं, तो एक ऐसे व्यक्ति को उन्होंने चांसलर नियुक्त किया जो बड़ा ही कूटनीतिज्ञ था। और कूटनीतिज्ञ का मतलब क्या है? साहस, निर्भीक, कर्मठ। माने कोई आदमी होता है कि जो माने बुद्धिजीवी होता है, कमजोर भी रहेगा लेकिन उसमें साहस ज्यादा होता है। एक बार ना, बहुत दिन पहले की बात बता दें आपको, एक गैया जो है ना रात में कुआं में कूद गई। गैया, तो हाँ, तो हम लोग भी गए देखने के लिए। तो उसमें 3-4 व्यक्ति जो है ना वो रात में कुआं में उतरा, रस्सी बांध के या फिर गैया को ऊपर खींचने का प्रयास किया। पैर में बांध दिया, पेट में बांध दिया और उसको खींचा ऊपर। खिंचाया, गैया जब ऊपर आई ना कि फिर से रस्सी टूट गया, फिर से धप से गिरा नीचे। हाँ, जब तक आदमी निकल गया था, पहले बांध किया तब निकल गया, तब खींचा था। अब चलिए, फिर से वो नीचे उतरा। रात में लगभग 10 बज रहा था, 11। फिर नहीं और बहुत सारे लोग थे उसमें, लेकिन तब देखिए थोड़ा सा गाय को हिंदू समाज में अच्छा माना जाता है, इसलिए अब फिर उतरा, उसके बाद फिर से बांधा, फिर से निकाला। तो देखिए ये सब हिम्मत वाले लोगों का काम होता है, नहीं हमसे नहीं होता भाई। तो क्या, देखिए, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मतलब कहने का अर्थ है कि सब लोगों से सब काम नहीं होता है। आइए किताब की ओर। तो वो क्या किया, सुनिएगा। विलियम प्रथम जो है अपना एक चांसलर नियुक्त किए जो कूटनीतिज्ञ विचार का था, बड़ा ही कर्मठ था, साहसी था, निर्भीक था। उनका नाम था बिस्मार्क। अब बिस्मार्क जब चांसलर बने तो उन्होंने सबसे पहले रक्त और लौह की नीति अवलंबन किया। और उन्होंने सोचा कि जर्मनी का एकीकरण तब होगा जब फ्रांस और ऑस्ट्रिया का अंत होगा, तब। जब तक इसकी हार नहीं होगी तब तक। इसके लिए हमें क्या चाहिए? पैसा चाहिए, सेना चाहिए। और इसको कौन मदद कर रहे थे? राजा कर रहे थे, विलियम प्रथम, है ना। वहां से सेना और पैसा मिल रहा था। इन्होंने सबसे पहले क्या किया, ऑस्ट्रिया से संधि की, दोस्ती की। और संधि करके सबसे पहले डेनमार्क पर अपना अधिकार फैलाया। डेनमार्क से युद्ध किया, इसमें डेनमार्क की हार हुई, वो जीत गए। दूसरा, जब ऑस्ट्रिया की बारी आई तो उन्होंने फ्रांस, इंग्लैंड और रूस से संधि कर ली और ऑस्ट्रिया को हराया। और जब फ्रांस की बारी आई तो इंग्लैंड और रूस से संधि करके फ्रांस को हरा दिया। यानी 3 युद्ध करके उन्होंने क्या कर दिया, जर्मनी का एकीकरण पूरा किया। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, पूरा याद भी हो गया होगा। ऐसे नोट्स पीडीएफ में है, पीडीएफ हम डाल देंगे ग्रुप में, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतनी ही, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।